नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक किसान ने की खुदकुशी। अनिश्चितकालीन उपवास पर आज से शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस की झूठे मामले वापस लेने की मांग। दार्जिलिंग में फंसे हजारों पर्यटकों को निकालने में जुटा प्रशासन। हटाए गए एसपी। ममता बनर्जी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद को बताया अवैध। भारत और पाकिस्तान बने शंघाई सहयोग परिषद के सदस्य। प्रधानमंत्री ने कहा, संपर्क परियोजनाओं में रखा जाएगा संप्रभुता का ख्याल। आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थेरेसा मे का सरकार बनाने का दावा। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के समर्थन की बात कही। जेरेमी कॉर्बिन ने मांगा इस्तीफा। और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ न्यूजीलैंड। बांग्लादेश ने 5 विकेट से दी मात। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में राफेल नडाल और स्टान वावरिंका। किसान आंदोलन देशव्यापी होने जा रहा है। किसान संगठन आज दिल्ली में आगे की रणनीति तय करेंगे। तमिलनाडु में किसान आंदोलन शुरू हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। कल उस्मानाबाद में एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन में भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली। उधर मंदसौर में भी एक किसान की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन फैलने लगा है। जंतर मंतर पर 40 दिन तक धरना देने वाले तमिलनाडु किसान पी अय्या कुन्ना की अगुवाई में राज्य में बेमियादी आंदोलन शुरू हो गया है। वो किसानों के कर्ज माफी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्लीज कीप योर प्रॉमिस, विथड्रॉ द केस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड गिव द पेंशन टू द फार्मर्स, दोज हु आर अबव 60 years, गिव प्रॉफिटेबल प्राइस टू द फार्मर्स। Till that we ask them the right of loans. महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन के बीच किसानों की खुदकुशी के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 9 दिनों में 10 किसानों के आत्महत्या करने की खबर है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने नहीं चुकाए गए बैंकों के फसल कर्ज की गणना और किसानों की संख्या का पता लगाने के लिए समिति बनाई है। इस महाराष्ट्र में 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कल भी सोलापुर के एक करमाला तालुके में एक किसान ने आत्महत्या की और समय निकालने पे सरकार तुली हुई है, जो अभी किसानों के सहनशील शक्ति के ऊपर से जा रही है। दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि अगर मंदसौर फायरिंग की सीबीआई जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जाता तो रविवार से दूध और सब्जियों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है, इस पर विशेष चर्चा नहीं होती है, कल की बैठक में ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप लेगा। पंजाब में 7 किसान संगठनों ने कर्ज माफी और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर 12 जून को आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं राज्य में पिछले 1 महीने में कई किसानों के आत्महत्या करने की खबर है। पिछले 2 दिनों में फतेहगढ़ साहिब के गाँव डेर मीर मीरा के किसान लखवीर सिंह और गांव लाहौरी खुर्दा के किसान जसपाल सिंह ने कर्ज के चलते जान दे दी। नवविक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंसाग्रस्त मंदसौर में स्थिति सामान्य हो रही है। कल दिन में कर्फ्यू में ढील दी गई। आज भी कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत की पेशकश दोहराई है। मंदसौर शहर में 3 दिन बाद बाजार खुले तो लोग जरूरी सामान खरीदने निकले। शुक्रवार को कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई। शहर में एटीएम चालू हो गए हैं। दूध और सब्जियों की आवक भी बढ़ गई है। इस दौरान किसी बाहरी को शहर में प्रवेश नहीं मिला। हम लोग जैसे डिसीजन ले रहे हैं कर्फ्यू की उठाने की अवधि को बढ़ाने में, वो अपने आप में प्रमाण है कि हमें लग रहा है कि सब ठीक हो रहा है। मंदसौर में हिंसा के आरोप में 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के दूसरे हिस्सों से छिटपुट हिंसा की खबरें आती रहीं। भोपाल इंदौर हाईवे पर फंदा के पास कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। गुरुवार को भी छिंदवाड़ा, शाजापुर और धार समेत कई इलाकों में आगजनी और पथराव हुआ था।
किसानों का आरोप है कि मंदसौर में पुलिस की पिटाई से किसान घनश्याम धाकड़ की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि मौत की वजहें अभी अस्पष्ट हैं। एएनआई के मुताबिक रायसेन में भी किसान श्री कृष्ण मीणा ने आत्महत्या कर ली। किसान पर 10 लाख रुपए का कर्ज था। किसानों का आरोप है कि उन्हें फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और न ही योजनाओं का पता है। यूरिया खाद वगैरह के, तेल के भाव, पैकिंग चीजों के भाव सब शासन डिसाइड कर रहा है, पर किसान की जो फसल है उसका भाव कोई डिसाइड नहीं कर रहा है, वो दिन पे दिन घुसता ही जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ दल स्थिति बिगाड़ने में लगे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि आंदोलन को अनावश्यक हवा देने की कोशिश कर रही हैं, राजनीतिक स्वार्थवश, मैं समझता हूं उन्हें बचना चाहिए। किसानों के हितों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि प्रधानमंत्री कर्ज माफी का वादा भूल गए हैं। And on the day of the election, President Prime Minister promised that if they come back, they will waive the loan. So they were doing politics, not we are. मध्य प्रदेश में 1 जून से किसान आंदोलन चल रहा है। मंगलवार को आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई थी। किसान नेताओं का मानना है कि जब तक उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान सरकार नहीं ढूंढती है, तब तक उनके जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है और किसानों की समस्याएं लगातार उठती रहेंगी। मंदसौर से कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में शांति बहाली के लिए भोपाल में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो तब तक अनशन पर रहेंगे जब तक किसान आंदोलन शांत नहीं हो जाता। अपने बयान से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके उपवास के दौरान प्रदेश का कामकाज बाधित नहीं होगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। सरकार के सारे काम दशहरा मैदान से ही निपटाए जाएंगे। साथ ही उपवास के दौरान किसानों से चर्चा के सभी रास्ते खुले रहेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि वो किसान आंदोलन को लेकर राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करेगी। पार्टी ने किसानों के खिलाफ दर्ज झूठे मामलों को वापस लिए जाने की मांग भी। कल 11 बजे से मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, बल्लभ भवन में नहीं बैठूंगा, मैं भैल के दशहरा मैदान पर बैठूंगा, जनता से किसानों से चर्चा करने के लिए बैठूंगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन अराजक हो गया है, आंदोलन स्थगित करें, चर्चा के लिए आगे आए। जो जायज चीजें उन पर चर्चा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं, आखिर लोकतंत्र में चर्चा से ही समस्या का समाधान होता है। रविंद्र सिंह शोराण इस वक्त मंदसौर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, हम देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री को अब उपवास पर बैठना पड़ रहा है, तो हम समझ सकते हैं हालात वहां पर क्या होंगे, लेकिन मंदसौर में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री की इस अपील का, उसके इस ऐलान का वहां पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी दीपक, देखिए हालात जो है वो सामान्य होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसानों का गुस्सा है वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। किसानों का यहाँ पर कहना है कि पिछले इतने लंबे समय से किसान यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लिख रहे हैं, अलग अलग आंदोलन उन्होंने किए हैं, उनको भाव जो है अपनी फसल का वो नहीं मिल पा रहा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं हुई है। और इस सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो डिमोनेटाइजेशन जो है, नोटबंदी के बाद से यहाँ पर किसानों की हालत इतनी खराब हो गई है कि उन लोगों को जब मंडी में जाते हैं तो फसल का भाव जो फसल बेचने के बाद मिलता है वो कैश में मिलने की बजाय यहाँ पर चेक दे दिया जाता है, और उस चेक की वजह से 15 से 20 दिन उसको घूमते हैं चेक को कैश कराने के लिए। ये एक बड़ी वजह है क्योंकि किसान जो है वो इतना ज्यादा लंबा समय अफोर्ड नहीं कर सकता है, जबकि उसको अपना कर्जा चुकाना होता है, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में जिस तरीके से बीज और खाद से लेकर हर चीज वो दुकानदार से खरीदता है, यानी कि तमाम दुश्वारियां हैं किसानों के सामने, और फिलहाल वो यही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको सुने सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी का। पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे, जहां के दार्जिलिंग में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीती रात दार्जिलिंग के ताज़ा हालात का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस बीच दार्जिलिंग के एसपी को हटा दिया गया है, उनकी जगह अखिलेश चतुर्वेदी को नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहां फंसे सैलानियों को निकालने का काम लगातार जारी है।
दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सेना ने हिंसा पीड़ित दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और करसियांग में फ्लैग मार्च किया। खराब माहौल के बीच पर्यटकों का बुरा हाल है। करीब 10,000 पर्यटक वहां फंसे हुए हैं। हाँ, टोटली घाटा हुआ है। टोटली 2 दिन का टूर था, मिसमैनेज हो गया और हम लोगों को रात को ही वहाँ से चलना पड़ा। आज पूरे दिन यहाँ पे हम लोग रहे हैं। फैमिली थी हमारी और 2 दिन हमारे बिल्कुल बेकार हो गए, कुछ भी नहीं घूम पाए। हम पूरे दिन होटल में रहे और वापस आ गए। राज्य सरकार पर्यटकों को निकालने की कोशिशें कर रही है। पर्यटकों को शुक्रवार और शनिवार को NBSTC की मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। We have arranged extra coaches in the Calcutta bound train. Our volunteers, tourism officers and workers, they are on the road. We have arranged several buses from several places of hill areas to Siliguri. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद को गैर कानूनी बताया और कानूनी कार्रवाई की बात कही। CPM और BJP ने बातचीत पर जोर दिया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का गुरुवार को प्रदर्शन सरकारी स्कूलों में बांग्ला को अनिवार्य बनाने के विरोध में था। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि दार्जिलिंग में बांग्ला को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। पूरा दार्जिलिंग सुनसान पड़ा है, पर्यटक वापस भाग रहे हैं और वहां के स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सवाल ये है कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, विमल गुरुंग या ममता बनर्जी? राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ सिलीगुड़ी से अखिलेश सुमन। और अखिलेश सुमन सिलीगुड़ी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अखिलेश जी, ये बताइए कि हालात को सामान्य करने के लिए वहाँ पर सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन जो पर्यटक फंसे हुए हैं वो कब तक पूरी तरह से निकाल लिए जाएंगे? देखिए दीपक, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि पर्यटक फंसे हुए हैं। पर्यटक इसके लिए साल भर का इंतज़ार करता है कि हम दार्जिलिंग जाएंगे, गर्मी की छुट्टियां होंगी, बच्चों की छुट्टियां होंगी, हम 7 दिन बिताएंगे उस ठंडे माहौल में। लेकिन आज यह स्थिति हो गई है कि अब पर्यटकों को निकाल बाहर करने की बात हो रही है। तो ये बहुत ही राजनीतिक तौर पे बहुत ही गलत प्रबंधन का एक नमूना है जो यहाँ की सरकार ने दिखाया है। ऐसे समय में जब दार्जिलिंग के लोगों को, इस पूरे हिल इलाके के लोगों को आमदनी होती है, वैसे समय में यह राजनीतिक गड़बड़ी फैलाएगी और निश्चित तौर पे लोग यहाँ दोष दे रहे हैं कि यहाँ की सरकार ने इस समय इस तरह का प्रबंधन नहीं करना चाहिए था। वो ममता बनर्जी वहाँ गई और वहाँ जाकर उन्होंने एक ऐसी कैबिनेट मीटिंग की। वहाँ जो एक गोरखा ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन जो एग्जिस्टेंस में काम करता है, उसको एक ऑटोनोमस बॉडी माना जाता है, उससे कोई बात नहीं की। उन्होंने जाने के पहले एक बंगाली को अनिवार्य बनाने की बात कही, जिससे थोड़ी सी प्रतिक्रिया हुई। गोरखा लोग चाहते थे कि वे वहाँ जब आएँ तो वहाँ ये घोषणा करें कि वहाँ अनिवार्य नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसके लिए कोई सर्कुलर नहीं निकाला गया। तो लोगों को लग रहा था कि ये मुँह जवानी बात कह दी गई है और फिर वही किया जाएगा जो ममता बनर्जी ने घोषणा की है। तो ये सारे संदेह थे जिसके चलते गोरखा लोग थोड़े उत्तेजित थे। लेकिन कल उन्होंने एक सांकेतिक किया था बंद का आह्वान 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक। उस समय गाड़ियां नहीं चल रही थी, लेकिन हम 5 बजे के करीब उस इलाके में थे तो 5 बजे से गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी और आज तो पूरी तरह शांत रहने की उम्मीद है। आज गोरखा जो जनमुक्ति मोर्चा है उसका एक सेंट्रल कमेटी की बैठक होगी और सेंट्रल कमेटी की बैठक में वो लोग तय करेंगे कि किस तरह की रणनीति आगे वो अख्तियार करते हैं। लेकिन ज़्यादा उम्मीद यह है कि जिस तरह का माहौल है, चारों तरफ से एक गलत प्रतिक्रिया आ रही है, पूरे पश्चिम बंगाल का एक छवि खराब हो रही है। ऐसे समय में लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। वैसे में गोरखा लोगों को भी लग रहा है कि अगर इस तरह का माहौल रहा तो पूरा ये गर्मी का महीना निकल जाएगा और उसके बाद उनको जाहिर सी बात है जो आपने कहा कि आमदनी का ये महीना है, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएंगे तो वहाँ के लोगों की आमदनी होगी और ऐसे आमदनी के मौसम में यदि इस तरह की राजनीति और बंद का आह्वान होता है, बंद होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो आम बाशिंदा है वही सफर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। भारत शंघाई सहयोग परिषद यानी SCO का पूर्ण सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत ने सदस्यता ग्रहण की। भारत के साथ पाकिस्तान को भी सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपर्क के साधन बढ़ने चाहिए, लेकिन इसका असर संप्रभुता पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री कजाकिस्तान के 2 दिन के दौरे के बाद कल रात स्वदेश लौट आए। 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को भारत शंघाई सहयोग परिषद का पूर्ण सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए सभी देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने
आतंकवाद के खिलाफ साझा कोशिशों पर जोर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एससीओ सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता भी एससीओ के प्रयासों से लाभ उठा सकती है। साल 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने एससीओ का गठन किया था। प्रधानमंत्री ने एससीओ देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने भारत की चिंताएं भी सदस्य देशों के साथ साझा की। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अथवा परियोजनाओं की सफलता एवं स्वीकृति के लिए संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर जरूरी तथा इनकी इंक्लूसिविटी तथा सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है। प्रधानमंत्री की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। दोनों नेताओं ने रिश्तों को बेहतर बनाने पर चर्चा की। आर्थिक और कनेक्टिविटी से जुड़े मामलों पर भी बात हुई। This meeting was a broad assessment of the relationship. So I would say you should rest assured that there was a sense that both sides would address each other's concerns very seriously. प्रधानमंत्री की मुलाकात उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी हुई। बीती रात पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे का हालचाल जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अनिवार्य नहीं माना है। हालांकि उसने आयकर भरने के लिए आधार को अनिवार्य करने वाले केंद्र के कानून को वैध माना है। कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है जिनके पास आधार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पैन और आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो सिर्फ पैन कार्ड के जरिए आयकर भर सकते हैं, लेकिन जिनके पास आधार और पैन दोनों हैं उन्हें दोनों को आपस में जोड़ना होगा। सरकार इसे राहत मान रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून को, जो इनकम टैक्स के प्रावधान का कानून है, इसको वाजिब पाया और कोर्ट ने कहा कि संसद को अधिकार है कानून बनाने का और इस कानून में कोई गलती नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इनकम टैक्स असेसी हैं जिनके पास आधार है उनको लाजमी ये आधार कार्ड लिंक करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे सलमान खुर्शीद ने भी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सरकार से साफ कहा है कि आधार को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर वो विचार करे और खामियों को दुरुस्त करे। उन्होंने कहा कि निजता के अधिकार वाला मामला संवैधानिक पीठ के पास लंबित है, लिहाजा कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। I don't use the word setback. I think this is just the court cooperating and collaborating with Parliament to find an appropriate scheme of things, and the court has certainly, I think, gone quite a distance in supporting what the Parliament has done. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 139 AA को वैध बताया है, जिसमें डेटा लीकेज के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को जोड़ने की बात कही गई है। न्यायाधीश AK सीकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने कहा कि संसद के पास कानून बनाने का पूरा हक है। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। यहां मुठभेड़ में 6 आतंकी मारे गए। पिछले 3 दिनों में अलग अलग इलाकों में 13 आतंकी मारे गए हैं। कश्मीर घाटी में कल अलगाववादियों के बंद की वजह से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा। स्कूल कॉलेज नहीं खुले, बाजार बंद रहे, कुछ जगहों पर पत्थरबाजी और झड़प भी हुई। इधर रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कल श्रीनगर में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला जारी है। शुक्रवार को कपिल मिश्रा समर्थकों के साथ केजरीवाल के घर जनता दरबार के लिए निकले। केजरीवाल से मिल नहीं सके। कपिल को रोकने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया हुआ था। शुक्रवार को कपिल मिश्रा और आम आदमी पार्टी की दिवंगत नेता संतोष कोहली की मां भी उनके घर पहुंच गए, लेकिन उनके साथ समर्थकों को देखते हुए उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। अंदर से बुलावा आया कि कपिल और संतोष कोहली की मां आ सकते हैं, लेकिन कपिल नहीं माने और जवाब दिया कि सीएम से मिलने जाएंगे तो सबके साथ, वरना नहीं।
चोर की सबसे पहली पहचान ये होती है कि चोर आंखें मिलाने से डरता है। आज केजरीवाल डर के बैठा हुआ है अंदर। दरअसल कपिल मिश्रा की कुर्सी छीनने के बाद वो लगातार केजरीवाल, मंत्री सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से भी इस पर जल्द जवाब आ गया। उनके पास और कुछ बचा नहीं है। जैसे मुस्कुरा आप रहे, हम भी मुस्कुरा सकते हैं। इससे पहले भी कपिल मिश्रा केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय के घर सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ कल कई पत्रकार संगठनों ने दिल्ली में प्रेस क्लब में एकजुटता का प्रदर्शन किया। देखते हैं रिपोर्ट। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुई बैठक में कई नामचीन पत्रकारों और कानूनविदों ने इस छापेमारी का विरोध किया। प्रणय रॉय ने इस घटना को राजनीति से प्रेरित करार दिया और सीबीआई जैसी संस्था को निजी हितों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। And our criticism, frankly, is not against the CBI or the ED or the income tax. It's against politicians who are manipulating and want to eviscerate these institutions of our country. कानूनविद फली एस नरीन ने सीबीआई की छापेमारी को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया, तो वहीं पत्रकार और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण शौरी ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए पत्रकारों से एकजुट होने की अपील की। That is, the raids and the FIR filed by the CBI are definitely an unjustified attack on press and media freedom. They will try to divide the press by insinuating such things, and they will use they will use the existing media to defame the rest of the media. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अलावा भी कई संगठन इसमें शामिल थे। इस मौके पर एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष राज चेंगप्पा, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर और एचके दुआ समेत कई पत्रकारों ने इस छापेमारी का विरोध किया। मोहम्मद फाते टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी गोवर्धन रेड्डी का कल हिमाचल के कुल्लू में निधन हो गया। 80 साल के गोवर्धन रेड्डी को सफर के दौरान दिल का दौरा पड़ा। वो संसद की स्थायी समिति के सदस्यों के साथ एक सप्ताह के हिमाचल दौरे पर थे। आज नालगोंडा में उनका अंतिम संस्कार होगा। रेड्डी आंध्र प्रदेश विधानसभा के 5 बार सदस्य रहे। 2012 में वो राज्यसभा सांसद चुने गए। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उनके निधन पर शोक जताया और तेलंगाना में किसानों की बेहतरी के लिए किए प्रयासों को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद समेत कई नेताओं और मंत्रियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। नगा विद्रोही गुट NSCN-K के अध्यक्ष SS खापलांग का शुक्रवार रात म्यांमार के कचिन राज्य के टक्का इलाके में निधन हो गया। पूर्वोत्तर में पिछले कुछ सालों में सेना हुए कई हमलों का खापलांग मास्टरमाइंड रहे। मणिपुर में सेना के 18 जवानों को मारने समेत सुरक्षा बलों पर कई हमलों का खापलांग मास्टरमाइंड रहे। NSCN का ये गुट 1980 के दशक में सुरक्षा बलों पर हमले, जबरन धन वसूली और लूटपाट जैसी विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है। सरकार ने सितंबर 2015 में NSCN-K को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी यानी DUP के समर्थन से सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केवल 8 सीटें कम होने की वजह से उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका है, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए सरकार बनाने का दावा बनता है। इधर लेबर पार्टी उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। ब्रेक्जिट के लिए बेहद अहम माने जा रहे ब्रिटेन आम चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से वो चूक गई। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने उम्मीद जाहिर की है कि एक बार फिर वो सहयोगी दलों की मदद से सरकार बना लेंगी। उन्होंने देश में राजनीतिक स्थिरता को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। At this time, more than anything else, this country needs a period of stability. And if, as the indications have shown, if this is correct, that the Conservative Party has won the most seats. दूसरी तरफ चुनाव में धमाकेदार वापसी करने वाली लेबर पार्टी ने टेरेसा मे से इस्तीफे की मांग की है। लेबर पार्टी को लंदन, उत्तर पश्चिम, यॉर्कशायर, वेल्स, पूर्वोत्तर और उत्तरी आयरलैंड में भारी जीत मिली है, जबकि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को अपने परंपरागत गढ़ों में कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। स्कॉटलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी को कुछ सीटों पर मिली जीत के अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेबर पार्टी नेता जेरेमी कॉर्बी ने चुनाव नतीजों पर खुशी जाहिर की है
उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की संभावना पर वो विचार कर रहे हैं। Prime Minister called the election because she wanted a mandate. Well, the mandate she's got is lost Conservative seats, lost votes, lost support and lost confidence. चुनाव में इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता पॉल नटाल को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन भारतीय मूल के लोगों ने इस बार नया कीर्तिमान रचा है। पहली बार 17 भारतीय मूल के लोग जीतकर ब्रिटिश संसद में पहुंचे। प्रीत कौर ब्रिटिश संसद में पहली महिला सिख होंगी। चुनावी नतीजे पर सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन की नजरें टिकी थीं। यूरोपियन काउंसिल ने कहा कि इस नतीजे का ब्रेक्सिट वार्ता पर असर पड़ेगा। फ्रांस और जर्मनी ने भी यही बात दोहराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बगदाद में शुक्रवार को हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये हमला बगदाद से करीब 60 किलोमीटर दूर करबला में हुआ। हमले को आत्मघाती महिला ने अंजाम दिया, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी IS ने ली। इंग्लैंड में खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर हुआ है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश ने उसे 5 विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 50 ओवर में 265 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 47.2 ओवर में 268 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की। बांग्लादेश की इस जीत के बाद उसके चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बाकी हैं। वहीं आज एजबेस्टन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा। स्विट्जरलैंड के स्टान वावरिंका ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही वावरिंका पिछले 44 साल में यहां खिताबी मुकाबले में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में वावरिंका ने मरे को 6-7, 6-3, 5-7, 7-6, 6-1 से शिकस्त दी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में राफेल नडाल ने डोमिनिक थीम को मात देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। सेमीफाइनल में नडाल ने थीम को 6-3, 6-4, 6-0 से हराया। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में स्विट्जरलैंड के स्टान वावरिंका के खिलाफ अब उनकी खिताबी भिड़ंत होगी। और आखिर में हेडलाइंस एक बार फिर से। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक किसान ने की खुदकुशी। अनिश्चितकालीन उपवास पर आज से शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस की झूठे मामले वापस लेने की मांग। दार्जिलिंग में फंसे हजारों पर्यटकों को निकालने में जुटा प्रशासन। हटाए गए SP। ममता बनर्जी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को बंद बताया अवैध। भारत और पाकिस्तान बने शंघाई सहयोग परिषद के सदस्य। प्रधानमंत्री ने कहा, संपर्क परियोजनाओं में रखा जाएगा संप्रभुता का ख्याल। आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री टेरेसा मे का सरकार बनाने का दावा। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के समर्थन की कही बात। जेरेमी कॉर्बिन ने मांगा इस्तीफा। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ न्यूजीलैंड। बांग्लादेश ने 5 विकेट से दी मात। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में राफेल नडाल और स्टान वावरिंका। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। नमस्कार।